कल की क्लास में हमें जो रिलेशन मिल गया है वो है इंटरनल एनर्जी यू का, और ये इंटरनल एनर्जी यू हमें किसकी करस्पॉन्डिंग मिली है? वाइब्रेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग। रिमेंबर अभी हमने वाइब्रेशन एनर्जी क्या ली है? E इक्वल टू n प्लस हाफ h nu, और ये वाइब्रेशन एनर्जी कितने दी है आइंस्टाइन ने फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, और अब हम इसको फर्दर सम कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी यू का रिलेशन आ गया है, पार्टीशन फंक्शन जेड आपको पता है। अभी हमने देखा पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया था हम लोगों ने, उसकी वैल्यू पता है। पार्टीशन फंक्शन जेड पता है तो इंटरनल एनर्जी यू पता होगा। अब यू के लिए हम देखते हैं, हमारे पास जो ग्राफ आया था कल, या जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा है, 3/2, 5/2, 7/2, this is 10, 100, 1000, 10,000, और ऑलमोस्ट ग्राफ कुछ ऐसा सा है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो अबाउट 7/2 है। जैसे जैसे जाते हैं नीचे की तरफ तो कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है वाइब्रेशनल एनर्जी का और रोटेशनल एनर्जी। दैट मींस अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं फॉर हाई टेम्परेचर व्हेन T इज much higher than e raised to power theta v, T is much greater than 1। अगर T की वैल्यू बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, केस 1 और केस 2 क्या होगा? when T is, दो केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। ये ग्राफ हमें दो ही उसमें दिखाया है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो क्या होना चाहिए और बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है तो क्या होना चाहिए। तो जैसा कि आपको कर्व दिख रहा है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? कंट्रीब्यूशन है 3/2, यानी कि जो वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाता है? 0, है ना। तो वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन कैसे आ जाना चाहिए? 0 एट वेरी लो टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 7/2 के जो किसके कारण है? 7/2 के किसके कारण है? जिसमें 3/2 प्लस के, तो ये के जो कंट्रीब्यूशन है किसके कारण है? वाइब्रेशन के कारण। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाना चाहिए? इस मैथमेटिकल इक्वेशन को टर्न अप हो जाना चाहिए इनटू nk, राइट, nkt, और लो टेम्परेचर पे इसको जाना चाहिए 0 when T is much greater than, इस टर्म को क्या करना चाहिए? T अगर बहुत ज्यादा है, T अगर बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाना चाहिए? और जब T बहुत छोटा है तो इस टर्म को क्या जाना चाहिए? हाँ? T अगर बहुत छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? बहुत ज्यादा होगी एक से, है ना। When this is like this, then T this is और ये कैसे हो जाएगा? It is 1 plus theta v upon T plus theta v upon T and so on। But T जो है वो बहुत ज्यादा है, so we can neglect higher terms or we can simply say 1 plus theta v upon T, जब T बहुत ज्यादा है। Right? Any problem? Two conditions हमारे पास। When T is much higher than 1, then this is the case. When T is less than 1, then this is the case. Okay? Apply कर देते हैं। जब T बहुत ज़्यादा है, first case when T is much higher than, जब आपको क्या कर देना है? थीटा में रिप्लेस कर देना है 1 plus थीटा v upon 2। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, जो इक्वल टू k थीटा v 1/2 plus 1 plus theta v, that means 1 cancel,
t और you can say t theta. Right? Any problem? पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Now once again t is much higher than 1. t की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, so जो फर्स्ट टाइम है इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग. t की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, so we can neglect. और अगर नेगलेक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? k theta v k theta v sorry theta v कैंसिल हो जाएगा, so k. पीछे क्लियर? प्रियंका हम लोग ये कर रहे हैं, कल हमने देख लिया था u इंटरनल एनर्जी u, हमारे पास इक्वेशन आ रही थी. अब हमें दो केसेस को डिस्कस करना है. एक्सपेरिमेंटली क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंटली हम देखें कि वाइब्रेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो अबाउट नियर जो लो टेम्परेचर है, वेरी लो टेम्परेचर अबाउट 10 केल्विन, वहाँ पर अपीयर नहीं हो रही. तो ये जो है रिलेशन, इसको क्या हो जाना चाहिए? जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर. तभी तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा, वैलिड हो पाएंगी. तो ये जो कंडीशन है इसको हो जाना चाहिए जीरो एट वेरी लो टेम्परेचर. और अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर पर इसका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? ये 7/2 की क्या है? P/2 इसमें ट्रांसलेशन है, इसमें 1 वाइब्रेशन है एंड 1 रोटेशन. तो अगर हम सिर्फ वाइब्रेशन को देख रहे हैं तो वाइब्रेशन के कारण ये जो टर्म है इसका कंट्रीब्यूशन क्या आना चाहिए? 1, है ना. तो 1 मतलब kT, ये इंटरनल एनर्जी है ना, और ये स्पेसिफिक हीट है. सो इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी इसे क्या हो जाना चाहिए? kT. तो दो केसेस को हम देख रहे हैं. एट वेरी हाई टेम्परेचर t इज मच ग्रेटर देन 1. इन दैट केस एक्सपोनेंशियल थीटा v अपॉन t की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस थीटा v. कैसे है? t की वैल्यू बहुत ज्यादा है, so we can neglect the higher terms, so it is now 1 plus theta v. Okay, नीचे when t is much lesser than 1, एक से छोटा है, then we can say theta v upon t. तो हम क्या कर सकते हैं? It is much greater than 1. जब t बहुत छोटा होगा तो एक्सपोनेंशियल टर्म जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी. सॉरी, थीटा भी और t का कंपैरिजन होना चाहिए. थीटा नाउ इट इज आइंस्टाइन टेम्परेचर से जब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है और आइंस्टाइन टेम्परेचर से जब टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे थीटा v और t है, सो थीटा v अपॉन t. जब ये वाली कंडीशन होगी तब ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. तो पहला केस तुमने देख लिया. अगर ये केस है तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल थीटा v अपॉन t की जगह पर क्या जाएगा? 1 प्लस थीटा v अपॉन t. 1 से 1 कैंसिल, वापस से t आएगा. t फिर से बहुत बड़ा है, सो हम बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. एंड नाउ वी गेट kT. दूसरा कंडीशन लगाते हैं. दूसरे कंडीशन में क्या है? थीटा v अपॉन t इज मच ग्रेटर देन 1 है. क्या वाली केस? उस केस में क्या हो जाएगा? 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जैसे ही 1 को नेग्लेक्ट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर ऊपर, और जो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? k थीटा v 1/2 प्लस t raised to power माइनस थीटा v अपॉन t. और आगे what happened to the next? एक्सपोनेंशियल आ गया है ना, और एक्सपोनेंशियल e raised to power माइनस थीटा v अपॉन t की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस थीटा v अपॉन t क्या होगा? अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? यही केस डिस्कस कर रहे हैं ना हम लोग. अगर ये बहुत ज़्यादा है तो माइनस का क्या होगा? बताइए. देखिए, अगर ये चीज ज़्यादा है तो हम क्या करें? ऊपर क्या हमारे पास
माइनस थीटा वी अपॉन टी। तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ? माइनस में बहुत कम हो जाएगा। अगर मैंने कहा दिस क्वांटिटी इज मच मच ग्रेटर देन 1 तो इसका एक्सपोनेंशियल माइनस में क्या हो जाएगा? वेरी लेस हो जाएगा। तो इसके इसमें भी अगर सेकंड टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और वेरी लो टेंपरेचर पे इंटरनल एनर्जी U दिस विल बी k थीटा v मल्टीप्लाई 1/2। थीटा v की वैल्यू क्या है? थीटा v की वैल्यू है h nu1 k 1/2 और you can say this is 1/2 h nu. This is called ground state energy. This is called ground state energy. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लो टेम्परेचर पर जो एनर्जी है वाइब्रेशन के लिए वो जीरो नहीं होती है। इंटरनल एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशन इज नॉट जीरो एट ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर पर, और इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। यही बेसिक डिफरेंस है क्लासिकल में और यहाँ पर। क्या क्लासिकल में जो अगर आप जीरो केल्विन टेम्परेचर की बात करेंगे या बहुत ही लो टेम्परेचर की बात करेंगे देन द एनर्जी इज करस्पॉन्डिंग टू इंटरनल एनर्जी इज जीरो। But here you can see there is a fixed quantity. इसे हम कहते हैं ground state energy of the system. So ये कहलाती है ground state energy of the system. Okay. So anyway हम specific heat पर इसका contribution देख लेते हैं. Now you can see इसकी temperature पर dependency नहीं है. So अगर temperature पर dependency नहीं है तो definitely delta U upon delta T क्या जाएगा? Zero. Okay. So anyway हमने इंटरनल एनर्जी के टर्म में देखा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। नाउ स्पेसिफिक हीट के केस में भी देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा? इंटरनल एनर्जी को देखा, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, क्लियर। अभी हम इसी को हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट के टर्म में, है ना? कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को जो पूछना चाहते हैं, राइट? सो अगर हम इसी को देखें स्पेसिफिक हीट के टर्म में, आपके पास इंटरनल एनर्जी है एंड आई होप इस बार आप कर लेंगे। क्या करना है आपको? बड़ा केयरफुली कीजिएगा डिफरेंशिएशन। जो आंसर आएगा मैं आपके सामने लिख देती हूँ सो इट विल बी इजी फॉर यू। एक बार फिर से हम ये दो केसेस डिस्कस करेंगे। केसेस में एज इट इज लिख देती हूँ t is to power theta v upon t, the second is hcv will be ये सॉल्व होकर आपके पास आना चाहिए। जरा देखिए, सुनाई नहीं दिया मुझे। आर या फिर के आएगा ना, इधर के और इधर आर। मैं क्योंकि के लेके चलती हूँ सो इसके, और आप n में मॉलिक्यूल्स के लिए करें तो डेफिनेटली यहाँ पर n से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी n से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। आगे आपके है ना? हाँ ये इजी रादर देन दैट। जरा क्विकली कीजिएगा। यहाँ पर जो सिंगल टर्म ही है ये तो जीरो हो ही जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो इशू, नॉट एट नो इशू। सो अब हम दोनों कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है।
डिफरेंशिएशन को चेक कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? यही होगा। इससे से थीटा में की स्क्वायर नहीं बन रही है। एन कहाँ से आया? थीटा में की स्क्वायर क्यों नहीं बनेगी? आपके पास आए टू दिस थीटा में की स्क्वायर नहीं बन रही है। देखिए डिफरेंस देखिए, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना मैथमेटिक्स में। ऐसे इतना कंफ्यूज मत कीजिए, क्या है इसका डिफरेंशिएशन? माइनस का क्या हुआ? एक और माइनस राइट। पहले से नीचे वाला माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज थोड़ा जल्दी प्लीज। क्यों आ रहा है? अब मैंने आपके सामने तो किया। कहाँ है टी पहले से? मैम इसमें जो e की पावर थीटा v अपॉन t है तो इसका करेंगे तो इसका थीटा v अपॉन t ऐसा कैसे बाहर आ जाएगा एक बार तो? ये देखिए ना, कोई कंफ्यूजन है? k थीटा v हाफ प्लस 1 अपॉन e टू पावर थीटा v अपॉन t माइनस 1 है। फर्स्ट टर्म कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म e थीटा v अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर। देन इसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 तो कांस्टेंट है, नथिंग हैपन। इसका डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर थीटा v अपॉन t एज इट इज। थीटा v अपॉन t में t के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएशन हो रहा है, सो थीटा v अपॉन t स्क्वायर आएगा। t क्यूब कहाँ आएगा? मैम एक तो आपने पहले कल्पना समझा देंगे आपको। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, है ना? आप आपस में समझ लीजिएगा, इनका नहीं होना है। हो गया मैम। कल्पना जय बाद में, है ना? ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी ना। सो लेट्स डू दिस। क्या करना है? t इज मच मच ग्रेटर देन थीटा v पे हम बात कर लेते हैं, जब t बहुत ज़्यादा होगा थीटा v से। ओके, सो क्या पुट कर देना है? 1 प्लस थीटा v बाई टी। वो ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं 1 प्लस थीटा v अपॉन टी। सो वी विल गेट kn cd थीटा v अपॉन टी होल स्क्वायर e raised to power theta v upon t 1 plus theta v upon t whole square here 1 plus theta v upon t कैंसिल आउट आएगा क्या? आ गया जो हमें चाहिए था। नहीं आया? क्या चाहिए हमें? t इज मच मच ग्रेटर देन पे cv को क्या देना चाहिए? cv की वैल्यू क्या आएगी? cv क्या आना चाहिए? if t इज मच मच ग्रेटर देन 1 तो cv की वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड है? k होनी चाहिए। k होनी चाहिए, है ना? k होनी चाहिए। दिस इज k। क्या रिलेशन में दिख रहा है आपको के? आ गया क्या? आ गया। हाँ। इसका क्या होगा? t is much much greater than 1, so we can neglect that. So now we can see c is equal to nk. मैम ये रिलेशन आया cv का, इसके बाद वो कैसे आया? वो ऐसे आया, मैंने क्या पुट किया? t is much much greater than theta v, so I have put e raised to power theta v upon t को मैंने पुट कर दिया है
1 प्लस थीटा वी बाई टी। और जब इसको पुट किया तो वो स्क्वायर है नीचे वाला और ऊपर वाले को सॉल्व किया ही आपके सामने। सेकंड पुट कर सकते हैं आप लोग। सेकंड में क्या है? t is much lesser than theta 1. So e raised to power theta v upon t is much greater than 1. तो एक एक्सपोनेंशियल टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और दूसरी एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास बचेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग कॉम्प्लेक्स। मैं सेट आ रही हूँ और दूसरा रिलेशन जिस पर हमने बात की CV इक्वल टू kn थीटा v अपॉन t स्क्वायर e raised to power minus theta v upon। सेकंड केस, पीछे मुस्कान सही चल रहा है। सेकंड केस, कोई प्रॉब्लम किसी को भी किसी भी तरह की? नो इशू, आ गया। नाउ एक्सपोनेंशियल टर्म में आप देख रहे हैं t है नीचे की तरफ और नीचे भी t है, सो t स्क्वायर है नीचे। एक्सपोनेंशियल टर्म में भी एक्सपोनेंशियली कैसी है? डिक्रीजिंग टर्म, सही है ना? तो ये टर्म क्या हो जाएगी? When t goes to 0, CV will be बहुत बड़ा हो जाएगा। कम होगा कम होगा। क्या होगा? एक बार फिर से सर्च लीजिए, क्या होगा CV का? CV कम होगा। t 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी होगा ना, इन्फिनिट हो जाएगा। t अगर 0 होगा तो e की पावर में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना। ये बनेगा श्योर? क्या है? यस, बोलिए क्या होगा? जरा कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही थी। कोई है जो मेरे से इत्तेफाक रखता है कि t टेंड्स टू 0 पर ये टर्म 0 हो जाएगी, शायद CV 0 होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट 0 कारण t बराबर क्या रखेंगे? 0। हाँ, t की पावर है ना 0। अरे वहाँ पे क्यों भी बात है, अभी तो 0 हो जाएगा। t की पावर क्या रखेंगे? t की जगह पे 0 रखेंगे। कुछ भी हो सकता है, दो ना। CV में डिक्रीजिंग होगा, कमी होगा। अभी अब हो जाएगा क्या 0? नहीं, अभी भी कुछ लोगों का 0 नहीं हो रहा है। कहाँ कंफ्यूजन चल रहा है? मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है आप लोगों ने ना, कंप्यूटर के बाद पीछे हो गया, अभी हो गया क्या? हाँ, बिकॉज e raised to power theta v upon t है and t is much lesser than this term will be infinity। मैं ऊपर पहले का क्या होगा? 0 नहीं है, मैं t की जगह पर डायरेक्ट t है ना, 0 रखने पे वो वैसे नहीं, अगर वो 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। t is much t tends to 0 है, t tends to 0 है, ओके? तो बिकॉज ऑफ दिस टर्म दिस विल बी 0, एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से 0 हो जाएगा, ठीक है? एक्सपोनेंशियल टर्म मच हायर देन होगी इससे,
टी स्क्वायर से, तो यहाँ पर तो टी स्क्वायर भी अपेयर हो रहा है ना, सो दिस टर्म बिकॉज ऑफ दिस टर्म इट विल बी सी। तो ओके, सो फाइनली हमने देखा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो रहा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का ये जो वाइब्रेशन है, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, इसके लिए आइंस्टाइन ने कहा ये जो एनर्जी है ये क्वांटाइज्ड है, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जीज के लिए ही ये वाइब्रेशन पॉसिबल है, सारी वैल्यूज ऑफ एनर्जीज के लिए वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। इवन एक नया कॉन्सेप्ट भी निकल कर आया कि 10 to 0 टेम्परेचर जब 0 होगा तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि वाइब्रेशन भी 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर जो रिलेशन निकल कर आया उसमें हमने देखा देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसके बारे में आप हायर क्लासेस में थोड़ा और पढ़ेंगे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, बट फॉर नाउ हम अपने आप को यहाँ पर कन्फाइन करते हैं। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमने दो प्रिंसिपल देखे, एक तो क्लासिकल थ्योरी से हमने देखा जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज हैं, उसको किसने एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने, ठीक है। अब आइंस्टाइन रिलेशन को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या ये रिलेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स के लिए भी वैलिड हो पाता है या नहीं हो पाता। तो हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स क्या होती है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिक हीट क्लियर है आप लोगों को, इट इज 7/2 K बट वेरी हाई टेम्परेचर, ओके। एट लो टेम्परेचर इट टर्न्स अप इनटू द मोनोटोनिक मॉलिक्यूल्स की जो स्पेसिफिक हीट है। मैंने आप लोगों के लिए वाइब्रेशन के लिए सॉल्व किया है, एंड यू नो क्या 8 स्क्वायर, आई डोंट नो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 8 स्क्वायर नहीं होगा, 8 स्क्वायर यस मैम, बुक में है। ओके। तो रोटेशन के लिए आप जानते हैं रिलेशन आपके सामने है, करना क्या है, सेम प्रोसेस, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, इंटरनल जेड की एनर्जी। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू फिर से निकाल के निकालना है। सी निकालना है, वापस से यही अप्रोचेस रखनी है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट। आई होप यू कर लेंगे, आप कर लेंगे, आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, यू विल बी डेफिनेटली डू दैट। टीचर ही नहीं है मैथ्स का। बट आपने पढ़ा हुआ है, जो अभी तक काम में आ रहा है वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। हाँ 12th में पढ़ा। 12 अभी सालों पहले नहीं की है आपने, एक साल ही की है, 1 ईयर ही हुआ है, 1 ईयर ही हुआ है, 1 ईयर हुआ है। और अभी भी आप लोग के डिफरेंशियल चल रही होगी ना कोर्स में, जल्दी पढ़ाते हैं। कोई नहीं पढ़ा। आप कर लीजिए, मैथमेटिक्स में टीचर की क्या जरूरत है, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा। ओके, तो फिजिक्स पढ़ लेंगे आप, फिर इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ी। एनीवे छोटी छोटी मैथमेटिक्स ही काम आ रही है, बड़ी नहीं है अभी। तो अभी हम कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमने पहले भी बात की है क्या, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की, जब मैंने वो पीपीटी दिखाई होगी आपको, एक लड़की साइकिल चला रही थी और एक हो सकता है आप भी पतंग उड़ा रहे थे, है ना, उसमें हमने बात की थी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की भी, मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स की भी और सॉलिड्स की भी बात की थी, है ना। तो वापस से क्लासिकल प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, क्लासिकल प्रिंसिपल वही वाला प्रिंसिपल ऑफ एक्सपार्टीशन ऑफ एनर्जी को लेकर। अब आप जानते हैं मोनोटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी एनर्जी है, 3/4 इंटरनल एनर्जी एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग, एन मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए क्लासिकल प्रिंसिपल कहता है 7/2 K। और क्लासिकल प्रिंसिपल को, ये क्लासिकल थ्योरी को ही यूज में लेते हुए हम सॉलिड्स के लिए क्या कह सकते हैं, कितनी है इंटरनल 6/2 एन के। 6 कहाँ से आता है पता है ना आपको, हाँ 6 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 6 डिग्री
करस्पॉन्डिंग, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन ही पॉसिबल है। तो ये हो जाएगी 3 and 3। कोई कंफ्यूजन? राइट। और स्पेसिफिक हीट कोई कंफ्यूजन चल रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? मैम 6/2 किसकी है? 6/2 सॉलिड्स के लिए। और ये 3 and K ये अच्छा दिमाग कहीं चला गया। सो सॉलिड्स के लिए ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए और ये प्रोटोनिक मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, सो देखिए CV का जो रिलेशन है 3Kn, टेम्परेचर कहीं आ रहा है? हाँ, वो तो कैंसिल हो गया, टेम्परेचर नहीं आ रहा। तो अगर मैं प्लॉट करूँ T वर्सेस CV, इस ग्राफ को कैसा आना चाहिए? 3Kn यहाँ पर अगर वैल्यू है 3Kn, T कैसा आना चाहिए? मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए ये ट्रू भी है, अबाउट 300 केल्विन। अगर मैं ये कास्ट जो है 300 केल्विन से स्टार्ट करूँ 600, 1000, तो ये बात ट्रू भी है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स। इसकी वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं, आपको क्या पता है, आप वैल्यू निकाल भी सकते हैं, राइट। बट अगर बात करें रूम टेम्परेचर से बिलो की, अगर रूम टेम्परेचर से नीचे की बात की जाए, यानी कि जो कर्व है 0 से शुरू है, हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर ली है क्या? तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सकता, बट हम थ्योरेटिकली चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। सो 0 केल्विन टेम्परेचर, यस, मैंने स्पेसिफिक हीट की बात की होगी जब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया होगा, तो मैंने एक कर्व भी बताया होगा। फ्लो पे कर्व कैसा आता है? और ये अबाउट 300 केल्विन के ऊपर ऐसा कर्व। नेवरदलेस आप याद कर सकते हैं, कर्व की शेप अभी भी मुझे ठीक नहीं लगी है। अब थोड़ा ठीक है। दिस इज 300 केल्विन। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या है वो स्पेसिफिक हीट अबाउट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के अबाउट ये कैसी है? कांस्टेंट, जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ से। और जैसे जैसे हम 0 को अप्रोच करते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या कर रही है? 0 को अप्रोच कर रही है। जबकि ये जो प्रिंसिपल है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिकल ऑफ एनर्जी को यूज करके दिया गया है, ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने दिया। तो ये रिलेशन ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट ने दिया है 3Kn, और ये काफी हद तक वैलिड है। अगर हम रूम टेम्परेचर से नीचे की बात नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो इससे दी जा सकती है। So quite good. But when we talk about below the room temperature, then there is some problem of experimental values and theoretical predictions. Once again, so once again कोई ना कोई ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जो इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को वैलिड कर दे, है ना। तो अभी अभी हमने क्या सीखा है? आइंस्टाइन ने कहा कुछ, क्या कहा? और इससे हमारे पास सीवी की पहली आ गई थी। अभी हमने देखा है थीटा v अपॉन t का होल स्क्वायर e की पावर माइनस थीटा v अपॉन t, और यहाँ पर
जस्ट राइट नाउ अभी हमने देखा एट वेरी लो टेम्परेचर व्हेन T टेंड्स टू 0 तो CV की वैल्यू क्या आ जाती है? क्या ये रिलेशन एक्सप्लेन कर पा रहा है इसको? T टेंड्स टू 0 यस T डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है बट द प्रॉब्लम इज ये जो शेप है कर्व की ये एक्सपोनेंशियल नहीं द शेप ऑफ कर्व इज नॉट एक्सपोनेंशियल ये जो कर्व की शेप है वो कुछ ऐसी सी ये जो रिलेशन है बिटवीन CV एंड T वो कुछ ऐसा है CV इज प्रोपोर्शनल टू T सो जो कर्व की शेप है T टेंड्स टू 0 पर ये भी 0 हो रहा है बट बीच में जो शेप है कर्व की वो वेरीफाई नहीं हो पा रही सो जो आइंस्टीन की थ्योरी है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वो वैलिड नहीं होगी सॉलिड्स के लिए हालांकि क्या कॉन्सेप्ट था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आइंस्टाइन ने कहा कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वाइब्रेट करते हुए मॉलिक्यूल्स की कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर कि वो वाइब्रेट कर सकते हैं अगर इसी थ्योरी को अप्लाई करना है सॉलिड्स के लिए तो सॉलिड्स में क्या है ये एक मॉलिक्यूल कितनी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है 3 डायरेक्शंस एक मॉलिक्यूल 3 डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसा ही वाइब्रेशन कंसीडर किया जाए तो सिंपली ये रिलेशन अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बी स्पेसिफिक हीट गिवन बाय आइंस्टाइन फॉर द सॉलिड्स आइंस्टाइन के ही उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर हम स्पेसिफिक हीट निकालना चाहें सॉलिड्स के लिए तो सिंपली इस पूरे रिलेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से देन दिस विल बी द equation given by Einstein for the solids. But अभी भी हमने देखा ये जो रिलेशन है लो टेम्परेचर पे वैलिड नहीं होगा जबकि ये जो रिलेशन है लो टेम्परेचर पे ये है हाई टेम्परेचर पे वापस से क्या हो जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर जैसे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगा T जब बहुत ज्यादा होगा तो ये रिलेशन 3 की बन जाएगा अभी अभी हमने सॉल्व किया डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर T बहुत ज्यादा है तो ये रिलेशन में 3 की दे देगा जो कि क्लासिकल थ्योरी से भी मिल रहा है अगर T बहुत कम है तो ये रिलेशन 0 भी दे देगा बट जो कर्व की शेप है वो उससे वेरीफाई नहीं होगा सो प्रॉब्लम क्या हो गई कर्व की शेप सो मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन द आइंस्टाइन थ्योरी गिवन फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स Now what are the problems? What are the assumptions जो आइंस्टाइन ने की और वो वहाँ पर थोड़े से मिसमैच हो गए गलत हो गए है ना लेट्स सी क्या assumptions है आइंस्टाइन ने कहा कि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें जब हम वाइब्रेशन को कंसीडर करते हैं देन दोज वाइब्रेशन आर फ्री वाइब्रेशन इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन है जैसे दो लोग आपस में अगर जुड़े हुए हैं तो दे कैन गो टू द कैंटीन ठीक है पर अगर ऐसे 20 लोग आपस में जुड़े हुए हैं क्या वो कैंटीन उतनी देर में पहुंच पाएंगे जितनी देर में 2 लोग पहुंच जाएंगे यस यार पहुंचाएंगे आप लोग क्यों क्या कारण होगा दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ना तो जिस तरह से हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट मोशन हो सकता है वैसा सॉलिड्स के लिए पॉसिबल नहीं है जैसा कि आइंस्टाइन ने बोला क्या ये जो मोशन है इंडिपेंडेंट मोशन नहीं हो सकता है एटम्स का सो ये इंडिपेंडेंट मोशन नहीं हो सकता है इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है और ये रिलेशन जो है पूरी तरह से वैलिड नहीं हो पा रहा हाई टेम्परेचर पे वैलिड है लो पर वैलिड है बट बीच में जो कर्व शेप है वो वैलिड नहीं हो रही है तो इसका जो सोल्यूशन है समझ में आपको ये जो वाइब्रेशन है इसको इंडिपेंडेंट फ्रीली कंसीडर किया गया तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू है तो उसको देख लेते हैं किसने सॉल्व किया तो जब कोई एक थ्योरी फेल होती है तो कोई दूसरी थ्योरी डेवलप होती है दूसरी थ्योरी दी गई है जो स्पेसिफिक हीट के लिए डिवाइड अपनी थ्योरी दी और उसने
थ्योरी में क्या चेंजेस किए आपने देखा, एटम्स इस तरह से जुड़े हुए सॉलिड्स। अगर एक मोनोटॉमिक शेप की बात की जाए, वन डायमेंशनल सॉलिड्स की बात की जाए, तो इस तरह से, तो ये वन डायमेंशनल स्पेस में देखिए सॉलिड्स इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये वाइब्रेट करेगा तो ये भी करेगा और ये भी करेगा, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं होगी, दैट मे बी डिफरेंट। इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 एंड सो ऑन। So they can vibrate with the different frequencies, या range of frequency की बात की जा सकती है। Getting the point? पहले डायटम मॉलिक्यूल्स के लिए तो फ्रीक्वेंसी सेम कंसीडर कर सकते थे, म्यू h nu, ओमेगा इज h h, ओके। सो ये फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो सेम थी, बट यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो गई, ओमेगा 1, ओमेगा 2, और एक ऐसे न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, सो ऑन। तो जब फ्रीक्वेंसीज इस तरह से हो गई तो रिलेशन में क्या चेंज आया, z is equal to e raised to power minus beta er समीकरण। अब यहाँ पर जो EI है उसकी जो वैल्यू है एज पर फ्रीक्वेंसी जो भी उसने अज्यूम की होगी, वी विल नॉट गो इन मच डिटेल, बट इस समेशन में क्या आएगा, देयर विल बी टर्म बिकॉज ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 एंड सो ऑन। अच्छी बात यह है कि हम उसके जो मैथमेटिक्स है उसको नहीं समझने वाले हैं, आपके कोर्स में नहीं। तो हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो हम डिटेल मैथमेटिक्स पर नहीं जाएंगे कि किस तरह से डिवाइड ने कैलकुलेट करके बताया कि CV जो है वो उसका जो रिलेशन है उसके जो भी assumptions थे उसके साथ आया, वो इस टर्म को वेरीफाई करता है, ओके। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी एटम्स जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी रेंज एक काफ़ी बड़ी रेंज है। तो इस सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, समेशन I है ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 एंड सो ऑन, और ये जो फ्रीक्वेंसीज है बहुत पास पास में है। तो एक बार फिर से ये जो समेशन वाला जो प्रोसेस है उसको हम रिप्लेस कर पाएंगे इंटीग्रेशन से अंडर ए सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर सॉल्यूशन हम नहीं कर रहे हैं, बट सॉल्यूशन में होगा क्या वो मैं आपको बता रही हूँ। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ये एक समेशन बनेगा, और वो फ्रीक्वेंसीज बहुत पास पास में है एक दूसरे के, तो हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर पाएंगे, ओके। और जब सर्टेन रिलेशन से सर्टेन रेंज में हम इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं, देन वी विल गेट ए रिलेशन, और वो रिलेशन क्या होगा वो मैं आपके सामने डायरेक्टली लिख देती हूँ। इतने सारे कंसिडरेशन के बाद में जो रिलेशन डिवाइड ने बताया, दैट इज CV is equal to 3R 3x0 cube 0 to x0 x4 e raised to power x minus 1 का whole square delta x, where x0 is h nu max upon kt and x is equal to h nu upon kt। ये फाइनल रिलेशन जो है डिवाइड ने दिया। देखिए इंटीग्रेशन है, सो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन कहाँ से आया। पहले समेशन को उसने एक्सटेंड किया फॉर ऑल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज mu1, mu2, mu3 एंड सो ऑन, एंड देन क्योंकि सारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज थी तो एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए बात की, तो समेशन को रिप्लेस किया इंटीग्रेशन से। और यहाँ पर x0 क्या है, h mu max upon kt, x is equal to h mu upon kt। ना उसको समझते हैं फ्रीक्वेंसी को, मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी। सो डायटम में ये जो आइटम्स मैंने बनाए,
मेरे पास ऐसे बॉल्स हैं एक दूसरे से क्लिक की हुई है, मैं किसी एक को मूव करती हूँ तो बाकी करेंगे मूव? नहीं करेंगे? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। आप अगर आप हाथ से हाथ चैन पकड़ के खड़े हुए, मैं एक को खींच लूँ या मैं एक को धक्का दे दूँ, विल बी देयर एनी मोशन? मोशन होगा? नहीं, वो जिसको धक्का दी वो स्ट्रांग हो तो नहीं होगा। यस, रिजिड बॉडी हुई तो नहीं होगा, है ना? अगर वो रिजिड बॉडी हुई तो नहीं होगा, डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना मोशन दिया, ठीक है ना? सो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर द सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में भी अगर बॉडी रिजिड होती है तो मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हम एक वेव की बात करते हैं। बट अगर मोशन हुआ तो कैसा होगा? ऐसा। We can always talk about elastic waves. एटम्स जो है इलास्टिक है, और इलास्टिसिटी के बारे में आपको पता होगा। हाँ, तो मॉलिक्यूल्स में एक इलास्टिक स्टैंडिंग वेव की बात की जा सकती है। इलास्टिक स्टैंडिंग वेव ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम साउंड वेव्स की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की इलास्टिसिटी के कारण मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से पास कर सकते हैं एनर्जी को। सो जो एनर्जी का पास है, दिस इज लाइक अ वेव, एंड दैट वेव इज कॉल्ड इलास्टिक स्टैंडिंग वेव। ओके, सो मॉलिक्यूल्स का जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह से, हालांकि धक्का देने पर ऐसे धक्का नहीं देंगे, है ना? हो सकता है मूव करेंगे, हो सकता है मूव नहीं भी करें। तो दिस इज आल्सो ट्रू फॉर एटम्स। किस केस में मूव करेंगे, किस केस में मूव नहीं करेंगे, वो हम बात करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है एटम्स के केस में भी। बट फॉर नाउ अगर एक एटम को मैं मूव करती हूँ, मैं इतनी एनर्जी दे रही हूँ जिससे कि मूव हो, देन दिस एनर्जी कैन ट्रेवल लाइक ए वेव इन द मोनोटॉमिक या वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, है ना? तो ये जो वेव है, दिस वेव इज इलास्टिक स्टैंडिंग वेव, और इस वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो सकती है या एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। जैसा कि अभी अभी किसी ने कहा, चेतना ने कहा क्या कि ऐसा हो भी सकता है कि मूव हो और हो सकता है नहीं भी मूव हो। तो ये कब नहीं मूव होगा? जब एटम्स की इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये जो हम वेव बना रहे हैं इसकी अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोशन तभी होगा जब वेव की वेवलेंथ जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से ज़्यादा है। ये मोशन तभी पॉसिबल होगा जब वेव्स की वेवलेंथ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से ज़्यादा है। यानी कि एक मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ का होना मतलब एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का होना। ये लिमिट कर रहा है ना चीज को। इस वेवलेंथ से ज्यादा होने पर, यानी कि इस एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है न्यू मैक्स, इससे कम पर ही ये वेव जो है ट्रेवल हो पाएगी इनटू द सॉलिड्स। एनी कंफ्यूजन? जरा को कंफ्यूजन हो रहा हो? ओके, तो अगर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस से वेवलेंथ ज्यादा है वेव की, तो ही वो वेव ट्रेवल कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। तो अगर मैक्सिमम लिमिट है, सॉरी मिनिमम लिमिट है वेवलेंथ पर, तो एक मैक्सिमम लिमिट बन जाती है फ्रीक्वेंसी पर। तो सारी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, कहां से लेकर? सो दिस इज द लिमिट। Under this limit, this equation can be solved. तो जो मैक्सिमम लिमिट है फ्रीक्वेंसी की वो मैंने आपको बताई। और ये वेव क्या है? ये वेव आपने या तो सुनी होगी या आप पहली बार सुनेंगे। इस वेव को हम कहते हैं, ये इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स है, जस्ट लाइक साउंड वेव्स। जिस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए बात करते हैं फोटोन की, ये क्या है? फोटोन की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, जिस तरह से हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके लिए बात करते हैं फोटोन्स की। नहीं पता है? आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता है ना? तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसा माना जा सकता है? एनर्जी के बंडल्स के रूप में, फोटोन्स के रूप में। ठीक है? सिमिलरली जो लेटिस है उनमें जो वेव है उसको लेटिस वाइब्रेशन भी बोलते हैं, और इस लेटिस वाइब्रेशन का जो क्वांटम है उसको हम फोनोन कहते हैं। इसे तो हम फोटोन कहते हैं और उसे हम फोनोन कहते हैं। लेटिस वाइब्रेशन, जालक कंपन, लेटिस वाइब्रेशन। सो जो लेटिस वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटा है उसे हम कहते हैं फोनोन। जस्ट लाइक जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करस्पॉन्डिंग हम कहते हैं फोटोन, इस लेटिस वाइब्रेशन में जो हमने वेव देखी उसका जो क्वांटा है वो है फोनोन। सो यू आर नाउ इन फर्स्ट ईयर, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप में नहीं बताएंगे हम लोगों को। सो क्लियर? आइंस्टाइन ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें कहा कि एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, बट डिवाइन ने बताया नो, दिस वाइब्रेशन कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो अगर ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है तो एक सर्टेन वेव ही सॉलिड्स में से ट्रेवल कर पाएगी, और ये जो वेव ट्रेवलिंग हो रही है उसके कारण इनकी फ्रीक्वेंसीज μ1 μ2 μ3 सो ऑन, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं इनकी जिस पे ये एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज की बात की जा सकती है, और उस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो मैक्सिमम लिमिट है वो लैटिस कांस्टेंट के कारण आ रही है। तो इस लैटिस कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके ये एक रिलेशन दिया। अब इस रिलेशन में दो कंडीशन लगानी है आपको। दो कंडीशन है, कौन कौन सी? दो कंडीशन होंगी, एक तो x0 इज ग्रेटर देन t, when x0 is less than t। दो कंडीशन है। x0 की वैल्यू रख दीजिए। there are two condition, h2 max kt is much greater than, that means h mu max upon k is and the second condition is x0 is less than 1, यानी कि h mu max is less than t। अभी तक आप डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहे थे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसमें लिमिट पुट कर दीजिए। इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए पहले तो, या इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पहले लिमिट पुट कर दीजिए। इस केस में EX को क्या कहा जा सकता है? वन प्लस एक्स, सॉरी, EX इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पर t था, x0 की कंडीशन थी h mu max इज अपॉन kt, तो मैंने x0 की वैल्यू रखी इस लेस देन 1, यहाँ पर 1 है, सॉरी 1, दिस इज 1। तो अगर x0 की वैल्यू रखेंगे आप तो दैट विल बी मच ग्रेटर देन t और वहाँ पर लेस देन t। सेकंड केस में हमें ज़्यादा चिंता इस बात की है, तो इस वाले रीजन के लिए कर लेंगे आप लोग ट्राई कीजिएगा दो केसेस हैं, ठीक है। इस वाले केस में क्या आंसर आना चाहिए? सी भी क्या देना चाहिए?
कौन सा केस है? t इज मच मच ग्रेटर देन, t बहुत ज्यादा है ना, और जब t बहुत ज्यादा है तो c को क्या करना चाहिए? 3r। t बहुत ज्यादा होगा तो ये करना चाहिए 3r, और जब t बहुत कम होगा तो इसको क्या बन जाना चाहिए? अगर ये ऐसा हो जाता है that it will prove, ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ हमारे पास है CV का वो वेरीफाई हो जाएगा। दैट मीन्स ये थ्योरी पूरी तरह से वैलिड है टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। इफ इट इज सो, अगर आपकी इंटीग्रेशन और लिमिट सही रही तो आपका आंसर आ ही जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वी विल बिलीव। ओके, ट्राई कीजिएगा, आई होप ये वाला तो आप कर ही पाएंगे, एटलीस्ट ये वाला एंड लेट अस। ओके, सो विद दिस इंटीग्रेशन लिमिट ट्राई टू सॉल्व दिस। काफी अच्छा सा इंटीग्रेशन आपको नजर आ रहा है सॉल्व करने के लिए? अच्छी बात ये है दिस इज इन टर्म्स ऑफ x, तो जब x में कोई चीज लग जाती है तो इट लुक्स नाइस, है ना? एंड आई बिलीव आप लोग कर लेंगे। सो हियर वी एंड आवर क्लास। कोई क्वेश्चन आप लोगों का?